नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5 स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी, जिसके सेकेंड यूनिट का लास्ट सब पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहचान निर्मित करने में तकनीकी और वैश्वीकरण का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पहचान निर्मित करने में तकनीकी और वैश्वीकरण का प्रभाव। पहचान अथवा स्व प्रत्यय प्राप्त करने में तकनीकी और वैश्वीकरण का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यानी हम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं या अपना स्व प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना बनाते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आज का युग जो है तकनीकी युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति फ़ोन, इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, और इन वर्तमान युग में जो तकनीकी उपकरण है, इन तकनीकी उपकरणों को लेकर ही बालक अपनी पहचान निर्मित करने में कामयाब रहा है, और इन उपकरणों के द्वारा ही बालक अपनी पहचान निर्मित करने में, अपने पहचान को बनाने में कामयाब भी रहता है और निर्मित भी इसी के ऊपर निर्मित रहता है। आजकल फेसबुक, सोशल साइट, फ़ोन, मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट ये एक ऐसा माध्यम है जिसके संपर्क में आकर बालक पूरी दुनिया के संपर्क में रहता है। बस इन्हीं तकनीकों का जो विषय है, टीवी, इंटरनेट, अपने क्या कहते हैं उसको, फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब का जिक्र हम अभी अपने इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी इंटरनेट। तो बच्चों, इंटरनेट के बारे में आप सब जानते हैं, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट हज़ारों टेक्नोलॉजी और अनेक सर्विसों का एक जटिल संयोजन है, जिनका प्रयोग प्रतिदिन विश्व भर में लाखों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वास्तव में इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों का वो नेटवर्क है जो लाखों व्यापारियों, संस्थाओं, सरकारों, एजेंसियों, शिक्षण संस्थाओं और व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्ताक्षर है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो सर्वर से जुड़ा हुआ होता है, और संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके बीच डाटा का स्थानांतरण पॉकेट स्विचिंग तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए होता है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता ही सर्वर से जोड़ा जाता है। तो बच्चों, इंटरनेट का हमारी लाइफ में इतना महत्व है कि आज जब वर्तमान युग में कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो शिक्षा का माध्यम है, वही आप घर बैठे जो ऑनलाइन क्लासेज में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो, वो भी एक इंटरनेट के माध्यम से आपको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। आजकल पढ़ाई, हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी सुविधाएं हैं, दुकानों में हैं, किसी अपने बिजनेस में, सब जगह कंप्यूटर का अपना विशेष, रेलवे सेवाओं में भी कंप्यूटर का अपना विशेष और स्थान रहा है, क्योंकि सारा जो है वो काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इत्यादि। आज ग्लोबलाइजेशन के युग में बच्चा जब घर बैठे पूरे विश्व से वो इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ता है, और अलग अलग क्रिएटिविटी की चीज़ों को अपनाकर बच्चा घर में क्रियाशील रहता है या क्रिएटिव रहता है। तो इन सब का माध्यम है बच्चों इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही हम किसी भी मतलब वो जो किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए या किसी तकनीकी को जानने के लिए विश्व के किसी भी कोने से हम जुड़ सकते हैं, सिर्फ घर बैठे, जिसका माध्यम एकमात्र माध्यम है इंटरनेट, जिसका अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेट में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वह है वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, घर बैठे बच्चा ईमेल कर सकता है और अपने संदेश को
अपने ईमेल के माध्यम से दूसरों को पहुंचा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट है। वायरस ओवर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीवी, ई कॉमर्स, चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन एजुकेशन। आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करके और ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे करते हैं, जिसकी सुविधा आज हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और अभी कोरोना काल में जब आप स्कूल नहीं, कॉलेज, विद्यालय नहीं आ सकते हो, तो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरनेट का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट का विकास कैसे हुआ। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर ने दिया। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। तो बच्चों, जो इंटरनेट का जनक है वो कौन है? प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर। इंटरनेट के प्रारंभ का सन 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा किया गया। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 80 के दशक में हुआ। बाद में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा देश के सभी जिलों के मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा हेतु नेटवर्क से जोड़ा गया। भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। संचार नेट नामक सार्वजनिक नेटवर्क के अंतर्गत 42 नोड की स्थापना की गई। सन 1999 में संचार क्षेत्र को निजी सेवा प्रदाताओं के लिए खोल देने और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को प्रतिस्पर्धा विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप इंटरनेट के उपभोक्ताओं में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे विदेशी संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, वायरलेस इंटरनेट सेवा आदि, BSNL, टाटा, ATM, रिलायंस आदि, यह सभी प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं। अब इंटरनेट के बाद में सेकंड पॉइंट है अपना वेब ब्राउज़र। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी www, जिसका अर्थ आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिमोथी ने 1999 में जिनेवा में इसका आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने और उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह पूर्व में प्रयोग किए गए इंटरनेट साइट का विवरण रखता है, जैसे कुछ वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स आदि। मोजिला फायरफॉक्स यह एक प्रकार का ब्राउज़र है जो आप अपने फ़ोन में गूगल और क्रोम यूज़ करते हैं, उनको सर्च करते हैं। उसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स इसी तरीके की एक ऐप है। और एक है एप्पल सफारी, फिर है गूगल क्रोम इत्यादि। ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण है जो मैंने अभी आपको बताए। अब नेक्स्ट अपना इंटरनेट और उसके वेब ब्राउज़र के बाद में अपना रहेगा नेक्स्ट टॉपिक डोमेन नेम। डोमेन नेट सिस्टम या नेटवर्क पर कंप्यूटर सर्वर या वेबसाइट की निश्चित नामकरण की प्रणाली है, उसे अलग अलग पहचान दी जा सके। यह सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो अंकीय पता जिसमें बदलता है उसे संपर्क स्थापित करता है। डोमेन नेम, जैसे कंप्यूटर को एक विशेष नाम दिया गया है जिसे डोमेन नेम कहा गया है। डोमेन नेम के दो भाग होता है, एक होता है नाम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। यहाँ नाम कुछ भी रखा जा सकता है, परंतु एक्सटेंशन उपलब्ध विकल्पों में कोई भी हो सकता है, जैसे google.com, इन गूगल नाम इत्यादि। डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं, जिसमें 64 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वेबसाइट के नाम के अंतर्गत जो आप www कर जो लगाते हो, इसके अंदर नाम या नंबर भी हो सकता है, जैसे कि google.com, याहू, जीमेल आदि। .in में बनी हुई वेबसाइट का मतलब होता है इंडिया में बनी हुई, जैसे
और www जो वेबसाइट होती है वह पूरी वर्ल्ड की वेबसाइट होती है। जैसे .edu यानी एजुकेशन की वेबसाइट। अपन जैसे अपना रिज़ल्ट आता है, जैसे आप पीटीटी का एग्ज़ाम दे के आए हो तो पीटीटी का रिज़ल्ट आया है तो इसमें पीटीटी के रिज़ल्ट के आगे www फलाना करके जो भी है उसके बाद में .in लगाते हैं ना, यानी ये अपनी इंडिया की वेबसाइट है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट है जो इंडिया में बनी है, उसको pmindia.nic.in ये इंडिया में बनी वेबसाइट है जो प्रधानमंत्री की है। तो मैंने इंडिया की जैसे वेबसाइट की 2 उदाहरण दिए आपके सामने। अब वेब डोमेन नेम सिस्टम के बाद में हम आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को संक्षिप्त में URL के नाम से जाना जाता है। किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम URL में टाइप करके सर्च करते हैं जो आपके ब्राउज़र के ऊपर मिलता है, चाहे वो कोई भी ब्राउज़र हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेंडर नेम, सेकंड रिसीवर नेम और थर्ड होता है टेक्स्ट या बॉडी ऑफ ईमेल। ईमेल इंटरनेट की सेवा है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो। ईमेल को कंपोज करने के लिए भेजने तथा रिसीव करने की सुविधा प्रयोगकर्ता को आरंभिक काल से ही करवाई जाती है। आज ये इंटरनेट की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रयोग में ली जाने वाली सेवा बन गई है। तुरंत घर बैठे हम किसी को मेल कर सकते हैं और अपने सूचना की जानकारी उनको देते हैं। इस प्रकार ईमेल की सुविधा आज इंटरनेट के ज़रिए हर बच्चा, हर व्यापारी, हर व्यक्ति जो है इसका लाभ उठा रहा है। अपन भी घर बैठे किसी को मेल करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ईमेल का एक एड्रेस होता है जिसे ईमेल खोलकर वह प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता अपने ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड के सहारे ईमेल अकाउंट खोलता है जिसे लॉगिन कहते हैं। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल संदेश पढ़ सकता है और संदेश पढ़ने के बाद संदेश के प्राप्तकर्ता को मेल बॉक्स में डाल देता है। प्राप्तकर्ता जो मैसेज आता है उसको अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट पर अपनी मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ता है और संदेश पढ़ने के बाद में वह प्राप्तकर्ता उस ईमेल को सुरक्षित रखता है या उसे नष्ट करता है या उसका जवाब भेज सकता है या उस संदेश का ज्यों का त्यों वह संशोधित करके दूसरे उपयोगकर्ता को प्रेषित कर सकता है। ईमेल में शब्द, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या चलचित्र कुछ भी हो सकते हैं। संदेश के साथ किसी मुख्य फाइल को जोड़ा जा सकता है जिसे अटैचमेंट कहते हैं। भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट है। नंबर 1 www.sifi.com, www.yahoo.com, yahoomail.com, www.readymail.com और www.gmail.com। इसीलिए आजकल हम जो भी अपना फॉर्म वगैरह जो भी भरते हैं तो उसमें वो जो जीमेल वाली अपनी आईडी है वो लोग मांगते हैं, यानी अपन उसके द्वारा घर बैठे किसी कैंडिडेट को ये सुविधा मेल के ज़रिए बता देते हैं कि भाई आपका क्या संदेश है या नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको मैंने आपको बताई था कि यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा आपस में जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक ही अर्थ लगाया जाता है, परंतु वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक उपयोग मात्र है जो www ने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान बनाया है तथा इंटरनेट को सूचना राजमार्ग में परिवर्तित कर देता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज होता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए स्थान जहाँ कि ये वेब पेज जो है वह संग्रहित रखे जाते हैं, वह वेबसाइट कहलाता है। ये थी कुछ तकनीकी सेवाएं जिसके बारे में भी अपने पढ़ा हमने, जैसे इंटरनेट, वेब ब्राउज़र,
www.com वेब अपने वो क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल और डोमेन नेम सिस्टम आदि। यानी अपने टॉपिक का जो नाम था वो क्या था कि पहचान बनाने में तकनीकी सहयोग। यानी इन टेक्नोलॉजी के कारण व्यक्ति अपनी घर बैठे पहचान बनाता है। तो इस तरीके से ये पहचान बनाने में तकनीकी जो है अपने सहायक, वो क्या नाम उसका, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, www वेब, क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड वाइड ये वाला, और ईमेल वगैरह आदि, डोमेन नेम सिस्टम आदि। तो आज का युग अपना वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें व्यक्ति घर बैठा एक पूरे विश्व से, अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। एक गांव जिसको पूरे परिवार के साथ, विश्व के साथ, एक परिवार के साथ जोड़ दिया जाता है, वह है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि आज का वर्तमान युग है वो विज्ञान का युग है, जहां दूरियां घट गई है। घर बैठे व्यक्ति उस स्थान पर गए बिना अपना काम घर बैठे करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में। तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज का युग विज्ञान का युग है, जहां दूरियां घट गई है, सभी राष्ट्र जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों की सोच व्यापक हो गई। वैश्वीकरण ही इन सब का परिणाम है। यदि सच पूछा जाए, यदि हम ये कह सकते हैं कि सच कहो तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज की आवश्यकता है, लेकिन हम इस आवश्यकता पर विचार करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यानी द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एक सोच है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, या इसको एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जो व्यक्ति की सोच एवं दृष्टिकोण को व्यापक बना देती है और यह किसी भी विषय अथवा समस्या को अनेक स्थानीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में न देखकर पूरे विश्व के संदर्भ में देखता है और यह समझने लगता है कि सभी राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टि से वह परस्पर निर्भर है। संक्षेप में अगर हम कहें तो वैश्वीकरण व्यक्ति में विश्व चेतना का विकास करने वाली प्रक्रिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेचनर, जिसने कहा कि वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन की विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास। आज के युग में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की क्या आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है, यानी द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले वैश्वीकरण का अगर हम महत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इस पॉइंट लेंगे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए। इस वैश्वीकरण के युग में, अंतर्राष्ट्रीयता के इस युग में व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास बहुत ही आवश्यक है। उसे विश्व के नागरिक के रूप में तैयार करना जिसे वह अपने उसके प्रति कर्तव्य को समझ सके, वैश्वीकरण इस मामले में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण मुख्य रूप से सुधार के कार्यक्रमों से संबंधित है। कोई भी देश घर बैठे इस वैश्वीकरण के युग में एक दूसरे से देश से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय यानी जो इंटरनेशनल था, यानी देश का देश में व्यापार, वह अब घर बैठे इंटरनेशनल यानी अपने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकता है। आज देश का हर राष्ट्र अपना विकास चाहता है और आर्थिक विकास के लिए ग्लोबलाइजेशन होना ज़रूरी है। वैश्वीकरण के बिना यह संभव नहीं है। तीसरा है राष्ट्रों की आपस में पारस्परिक निर्भरता, क्योंकि आज के युग में सूचना तथा तकनीकी का तेज़ी से विकास हो रहा है। कोई भी राष्ट्र अकेला न रहकर अपनी समस्याओं का समाधान किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के साथ मिलकर या किसी न किसी राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश के साथ सहयोग प्राप्त करके वह अपना पारस्परिक मेल जोल कर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अतः राष्ट्रों की परस्पर बढ़ती निर्भरता का कारण
वैश्वीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो विश्व मानवता के साथ में अपना संबंध रखती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, अशिक्षा तथा गरीबी। यह इन सब के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया इस देश में क्या कहते हैं उसको दिशा में हमारी मदद करता है। अतः हम आर्थिक विकास, एक दूसरे राष्ट्र की पारस्परिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का निर्माण, शिक्षा का व्यापार का क्या कहते हैं विस्तार, किसी भी चीज़ को व्यापक बनाना, यानी एक गांव को पूरे विश्व के साथ जोड़ना एक परिवार के रूप में, यही कहलाता है वैश्वीकरण। अब हम आपको निष्कर्ष के तौर पे बताएंगे कि वैश्वीकरण आज के समय की वो आवश्यकता है, वो मांग है जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार हर राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्र आर्थिक विकास के माध्यम से अपने राष्ट्रीय विकास कर सकता है और विश्व परिवार की भावना का विकास एक दूसरे देश का घर बैठे होता है, जिसमें विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति लोग एक दूसरे का सर्वस्व बलिदान करके प्रेम और सहयोग की भावना से एक दूसरे का कार्य करते हैं, मानवता के लिए अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। अब हम आएंगे वैश्वीकरण की आवश्यकता और उसके महत्व के बाद में आता है कि इस वैश्वीकरण के क्या लाभ है, यानी एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट जो है विश्व में परिवार की भावना का विकास। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से विश्व परिवार की भावना का संदेश देती है। इसका विकास वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम विचारों, अपनी भावनाओं, अपने आदर्शों तथा मूल्यों का आदान प्रदान करके परस्पर आत्मीयता की भावना बढ़ाते हैं और हमारे आत्मीयता की भावना का विकास होता है। दूसरा है प्रतियोगिता की भावना। वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी क्षेत्रों में दूरियां कम हो गई है, जिसके कारण प्रतियोगिता की भावनाएं आपस में बढ़ रही है। यही स्वरूप है कि प्रतियोगिता की भावना किसी भी राष्ट्र की मदद या किसी के लिए कंपटीशन की भावना राष्ट्र के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त बन गई है। अब नेक्स्ट है शैक्षिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए अध्यापक, प्रबंधक, विद्यार्थी एक दूसरे देशों में जाकर जहाँ शिक्षा प्रणाली को जानते थे, समझते थे, विदेशों में जाकर पढ़ाई करते थे, वह शिक्षा का शैक्षिक आदान प्रदान घर बैठे संभव हो सका। वो संभव किस लिए हुआ? अपने वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा का जो संकुचित रूप था, वह शिक्षा के संकुचित रूप ने शिक्षा का एक व्यापक रूप धारण कर लिया और शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली वैश्वीकरण के बारे में। अब नेक्स्ट है पॉइंट अपना अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं जो है वह देश विदेश से संबंध न रखकर पूरे विश्व को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण के कारण इन समस्याओं को मिलजुल कर समाधान करने में हमारे राष्ट्र को मदद पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय देशों ने मिलजुल कर इन समस्याओं को समाधान किया है। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का, सेमिनार का, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत परस्पर सहमति से एक दूसरे देश के इंटरैक्शन के कारण इस समस्याओं का हल खोजने में मदद मिली है। अब है नेक्स्ट आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार के अवसर। इस विश्वव्यापी भारत यानी वैश्वीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा देना।
सभी देश शिक्षा तथा रोजगार के लिए एक दूसरों का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण परस्पर सहयोग, समन्वय और समझ का विकास करने में मदद मिली है। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार को बढ़ावा। वैश्वीकरण के कारण मुक्त व्यापार को व्यापारिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में सहायक, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश की आर्थिक विकास की गति बढ़ी है, विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा है, निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। विभिन्न देशों के बीच में निकटता बढ़ने के कारण नवीन तकनीकी के अवसरों से अवगत होने का हमें मार्ग मिला, अवसर मिला। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इस वर्तमान तकनीकी में कुछ नया जोड़कर इसे नया तथा उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना है सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ संस्कृति की, यानी डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस। विश्व में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखने वाले लोग एक दूसरे की संस्कृतियों का आदर करते हैं, जो हमें एक दूसरे की संस्कृतियाँ ग्रहण करके बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि हमारा भारत जो है वो एक सांस्कृतिक देश है, जिसे विभिन्न कहते हैं ना, अनेकता में एकता का है। हमारे भारत में अनेक संस्कृतियों को, विभिन्न धर्मों को एक धर्म माना है। धर्मनिरपेक्ष भारत होने के कारण हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। इसीलिए अनेकता में एकता ही हमारे भारत के राष्ट्र की पहचान है, जो विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखकर हमें सांस्कृतिक जो आदर हमारे देश को मिलता है वह ग्रहण करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, वो भी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, यानी वैश्वीकरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अपना है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा। विश्वव्यापीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है। एक दूसरे देश के लोग हमारे देश में फॉरेनर्स जाते हैं घूमने के लिए, हम फॉरेन में जाते हैं। इस तरीके से वैश्वीकरण के माध्यम से राष्ट्रों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी है, जिससे प्रेम, सहयोग तथा सहिष्णुता की भावना पैदा हुई है। फिर है वैश्विक संचार। वस्तुओं का आदान प्रदान करने की सुगमता वैश्वीकरण के कारण होने लगी है। इस प्रकार वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है अनेक प्रकार से सिद्ध हो रही है। हमारे भारत में विशेष रूप से शिक्षा का क्षेत्र इसमें लाभान्वित हो रहा है। यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ उसकी प्रतियोगिता होती है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार हुआ है। नवीन पाठ्यक्रमों का शिक्षा में शामिल किया जाना, शैक्षिक अधिक व्यापक तथा अधिक इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। इस प्रकार एक विश्वव्यापीकरण भारत जो पूरे एक गांव जो एक परिवार के रूप में बंधा हुआ है, उससे भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए। निष्कर्ष के तौर पर अंत में ऑल ओवर कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक विचारधारा के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। वैश्वीकरण की संदर्भ में अगर कहें तो जहाँ इसके लाभ है वहाँ पर हानि भी है, क्योंकि जिस बच्चे को फ़ोन, इंटरनेट की माध्यम की जो सुविधा मिलती है एक तकनीकी प्रयोग के कारण, तो वहाँ बच्चा क्या है, एक अच्छी चीज़ ग्रहण करने की अपेक्षा वह बुरी आदतों का निर्माण भी उसमें पड़ता है, बुरी आदत भी उसमें बच्चे में पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस उम्र में वो फ़ोन लेता है अपने माता पिता से एक शिक्षा के लिए या किसी चीज़ को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन वह क्या है उस फ़ोन का, इंटरनेट का मिसयूज भी करता है। जिस उम्र में बच्चे को जो चीज़ देखनी नहीं चाहिए वह बच्चा उसको देखता है, अपनी आदतों को बिगाड़ता है, बाल अपराधी बनता है, जुआ खेलता है, शराब पीना सीखता है। ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो दूसरी चीज़ें हैं वह नशीली चीज़ों का प्रयोग करना सीख जाता है, और दूसरे चीज़ों में जो अपनी उम्र से बड़े लोगों का है उन लोगों को भी तादात्म्यकरण वह अपने अंदर कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है, इन चीज़ों का जहाँ लाभ है वहाँ हानियाँ भी है।
जैसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ गई। जैसे अंग्रेजी शासन काल में अपनी संस्कृति को बुलाकर बच्चा पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ता है। विदेशों के जैसे कपड़े देखकर भारतीय जो लड़कियां है अपना पहनावा छोड़कर उन कपड़ों को अपनाती है। विदेशी वो क्या कहते हैं प्रतिभा का पलायन करती है। और लोग अपने घर में जहाँ विश्वव्यापीकरण के कारण, शिक्षा के बढ़ती व्यापकता के कारण क्या है, बच्चा शिक्षा के लिए दूसरे देश में चला जाता है और अपने घर के आर्थिक विकास के लिए वह नौकरी करने के लिए अपना परिवार छोड़कर अपने बाहर विदेशों में चले जाता है। और जो गरीब परिवार के माता पिता होते हैं, जो बच्चे को इतनी शिक्षा के पैसे नहीं दे पाता है, उनके लिए यह शिक्षा बड़ी महंगी हो जाती है। और विद्यालय में जहाँ बच्चा बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था, वही शिक्षा उसको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है विश्वव्यापीकरण के कारण, तो वह घर बैठे उस शिक्षा का लाभ उठाता है। तो इसके लिए क्या होता है, अध्यापक और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है उसके बीच में दूरियां आ जाती है। भारतीय शिक्षा के लिए यह एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा एक फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा सीखता है, वह एक अध्यापक के साथ सीखने में उसका बहुत ही महत्व होता है। इससे क्या होता है, भारतीय आदर्श, भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कृति में गिरावट हुई है। तो जहाँ विश्वव्यापीकरण यानी वैश्वीकरण के लाभ है, वहाँ हानियाँ भी अपन को देखने को मिलती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्र आपसी मतभेद तथा स्वार्थों को बुलाकर विश्व व्यापार की भावना से कार्य करे, तो यह वैश्वीकरण सही लाभ की दिशा को प्राप्त कर सकता है, वरना इसमें हानियाँ भी सामने दिखती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस सेकेंड यूनिट का थर्ड लास्ट पॉइंट था जो सब पॉइंट जिसको हमने पढ़ा, जिसका नाम है पहचान निर्मित करने में तकनीकी और वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। यहाँ अपना सेकेंड यूनिट ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे तीसरे यूनिट के साथ में। तब तक आप घर बैठे इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं, शिक्षा प्राप्त करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप धन्यवाद, नमस्कार।